नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 8वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पर्यावरण अध्ययन रहने वाला है। और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ना हम लोग ना पेडागोजी सेक्शन में ना हम लोग ना MCQ सीरीज कराएंगे। ठीक है, आप लोगों का जो पर्यावरण का जो टॉपिक है ना उसी के अंतर्गत ना हम लोग MCQ सीरीज करेंगे। और आज का जो क्लास रहेगा ना वो केवल आप लोगों की समझ पर आधारित रहेगा। मतलब इसके लिए आप लोगों को अलग से ना किसी भी प्रकार की थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगा। क्वेश्चन को देख करके आप अपने ना लेवल के हिसाब से अपने मेंटल जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, हमेशा मैं आप लोगों को अपने क्लास में एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आप लोगों को ना प्रश्न इसमें पॉजिटिव पूछा जाए ना तो हमेशा आप लोगों को पॉजिटिव आंसर लेना है। ठीक है, अगर पूछा जाए नहीं, नॉट या वगैरह मतलब ना नेगेटिव में पूछा जाए ना तब आप लोगों को नेगेटिव लेना है। अदरवाइज हमेशा आप लोगों को ना पॉजिटिव आंसर लेना है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन जो रहेगा ना केवल आप लोगों की समझ पर आधारित रहेगा। ठीक है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद फिर आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा सबसे पहले खुद से आंसर देने के लिए डिपेंड आप लोगों को नहीं रहना है, इसी पे ही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कि कितना तैयारी आप लोगों का हुआ है ये पता चलेगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो क्लास है ना वो केवल आपके समझ के आधार पर ही आप लोग इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, आप लोगों का जो बाल विकास का जो क्लास है ना वो मैंने अपना एक और दूसरा चैनल धीवर एकेडमी पर चला रहा हूँ। ठीक है, तो उसका भी 8 से 10 क्लास ले लिया है। नहीं देखे होंगे ना तो जा करके उसको भी सर्च कर लीजिए धीवर एकेडमी करके ना, वहाँ पर आप लोगों का बाल विकास का क्लास मिल जाएगा। उसको भी ना बहुत सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जा करके उसको भी देख लीजिए ताकि आप लोगों का तैयारी CGTET एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से हो पाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना चलिए सबसे पहले ना हम लोग ना प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़ते हैं। और आप लोगों को ना प्रश्न के जो क्रमांक है उसको ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को प्रश्न पर ध्यान देना है। ठीक है, कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और कैसे आप लोगों को आंसर लेना है। चलिए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है। ऑप्शन ए श्रम विभाजन, ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी सांप्रदायिकता या ऑप्शन डी सहकारिता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और आप लोग ना एक चीज़ देखिएगा, इसमें जितना भी मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा ना आप व्यापम के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों की पर्यावरण के विषय को लेकर के। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिकता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है। बाधक बोला है जी, बाधक जो रोकता है सामाजिक विकास को, तो सांप्रदायिकता ही ना रोकेगा। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा हमारे भारत देश में ना किसी भी प्रकार की अगर विवाद हुआ है या फिर दंगे वगैरह हुए वो केवल सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर हमेशा ना सांप्रदायिकता हो जाता है। मतलब धर्म के आधार पर ना हमेशा दंगे वगैरह हो जाता है, कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो सामाजिक विकास के मार्ग में जो बाधक तत्व है ना वो सांप्रदायिकता हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भारत में श्रम विभाजन तो है ही, सब अपने अपने अनुसार कैटेगरी वाइज ना जो श्रम का विभाजन अपना अपना कार्य करते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा शिक्षा का अधिकार भी इसमें मार्ग में बाधक नहीं है। ठीक है, और सहकारिता मतलब एक दूसरे का हेल्प भी करना ना, ये सामाजिक विकास में बाधक नहीं है। ये तो सामाजिक विकास को और बढ़ावा देता है, श्रम विभाजन भी बढ़ावा देता है। लेकिन केवल सांप्रदायिकता है ना वो सामाजिक विकास में बाधक है, एक दूसरे को हमेशा लड़वा देता है, ये वाला जो सांप्रदायिकता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। तो आप लोगों को ना मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर लेना है और चेक करना है कि कितना नंबर आप लोगों का सही होता है। ठीक है, मैं आप लोगों से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। अब पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? ऑप्शन ए भाषा का ज्ञान, ऑप्शन बी सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, ऑप्शन सी विषय को रोचक बनाने में या ऑप्शन डी कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं और कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? तो पर्यावरण जब हम लोग पढ़ाते हैं ना बच्चों को ना, तो पर्यावरण पढ़ाते वक्त ना कविताओं के माध्यम से हम लोग पर्यावरण पढ़ाते हैं और कहानी सुना करके ना हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ाते हैं। और ये जो पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है ना कविताओं और कहानियों के माध्यम से ना
तो बच्चों की कल्पना करने की जो योग्यता है, जो सोचने की जो क्षमता है ना, उसको बढ़ाना हमारा उद्देश्य होता है एक शिक्षक के रूप में। हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं पर्यावरण ना, मान के चलो हम लोग अगर पत्तियों के बारे में पढ़ाते हैं, जड़ के बारे में पढ़ाते हैं या उसके टहनियों के बारे में पढ़ाते हैं, तो कविताओं के माध्यम से पढ़ाते हैं जी। एक आदमी को कविता के माध्यम से खड़ा कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि हाँ ये इसका पत्ती है, ये इसका टहनी है, बट बच्चों ये ऐसे ऐसे होता है। कहानी जैसे सुनाते हैं ना हम लोग, गाना गा गा करके भी हम लोग सुनाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे जो है ना कहानियों के माध्यम से अच्छे से सीख पाते हैं और उसके माइंड में ना विजुअलाइजेशन होता है। मतलब उस वो दृश्य आप जब कविता बोलते जाओगे ना उसके दिमाग में छपते जाता है। बच्चों को पढ़ना बेशक ही नहीं आएगा उस समय, लेकिन कविता जब आप पूछोगे ना तो वो बता देगा, क्योंकि कहानी और कविता बच्चों को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए बच्चों के दृष्टिकोण पर, ऑप्शन बी अभिभावकों के विचारों पर, ऑप्शन सी प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, या ऑप्शन डी पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्रयोगों एवं उदाहरणों पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो मानकर चलो कि मैं ना पर्यावरण का एक अध्यापक हूँ, तो मुझे क्या ध्यान देना चाहिए पर्यावरण पढ़ाने में? तो खास तौर से मैं ध्यान दूंगा प्रयोगों एवं उदाहरणों पर। मान करके चलो मैं अगर ना बच्चों को ना जड़ के बारे में अगर पढ़ा रहा हूँ पर्यावरण में ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, मैं ना एक जो पौधा है ना उसका जड़ को लेकर के जाऊँगा और ले जा करके ना उसको ना खुद उनकी आँखों से उनको दिखाऊँगा। मतलब सामने में बच्चों को दिखाऊँगा कि बेटा ये देखो कि ये जो ना पेड़ है ना उसका जड़ इस प्रकार से रेशेदार होता है। कई प्रकार के जड़ जो होते हैं वो अलग प्रकार से अलग अलग प्रकारों से होता है। तो इस प्रकार से जब मैं प्रयोग के माध्यम से और उदाहरण दे करके जब बच्चों को समझाऊंगा ना पर्यावरण के बारे में ना, तो बच्चे देख कर सुन कर ना बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं कि हाँ ये जो पेड़ के जो जो जड़ है ना वो इस प्रकार से होता है, ऐसा दिखता है, ये पेड़ का इस प्रकार से रेशेदार होता है या अलग अलग जालीनुमा होता है। तो इस प्रकार से बच्चे जब ना बच्चे समझ सकते हैं कि हाँ प्रयोगों एवं उदाहरण के माध्यम से, तो पर्यावरण के जो अध्यापक है ना, जो शिक्षक है ना, उसको ना सबसे ज़्यादा प्रयोग एवं उदाहरण के माध्यम से ना बच्चों को ना सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है पर्यावरण का जो विषय होता है उसको। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? ऑप्शन ए गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हो, ऑप्शन बी गतिविधियां अध्ययन के अंत में उपलब्ध हो, ऑप्शन सी गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो, या ऑप्शन डी गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर हो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है? तो केवल गतिविधियां प्रकरणों के साथ ही ना होगा। जी हाँ, मैंने आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 24 में अब भी जस्ट क्या समझाया था कि मैं अगर पर्यावरण को पढ़ाने जाऊँगा जिसमें मैं जड़ के बारे में बच्चों को पढ़ाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, जड़ को लेकर के जाऊँगा जो पौधा है उसको और दिखा करके पढ़ाऊँगा। तो प्रकरणों के साथ मैं करा रहा हूँ, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को दिखा रहा हूँ ना गतिविधियों के माध्यम से। साथ में जब बच्चों देखेंगे ना अपनी आंखों से तब वो सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं। ठीक है, और पर्यावरण का विषय एकमात्र ऐसा विषय है जो गतिविधियों के साथ पढ़ाया जाता है, कविता कहानियों के माध्यम से और अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ कर करके। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार से ना आप लोगों को ना एकदम ही थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल आपके समझ के आधार पर आप लोग ना इसका आंसर दे सकते हो अगर ध्यानपूर्वक समझोगे तो। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को अब ध्यान से पढ़िए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है? ऑप्शन ए क्षेत्र भ्रमण, ऑप्शन बी पुस्तकालय, ऑप्शन सी सर्वे एवं परियोजना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है, तो सबसे ज़्यादा जो सीखने का संसाधन है वो तीनों की तीनों हो जाएगा जी। क्षेत्र भ्रमण मतलब बच्चों को ना कहीं घुमाने लेकर के जाओ। मान कर चलो मैं जानवरों के बारे में बच्चों को बताऊंगा तो लास्ट में एक बार ना जू जरूर लेकर जाऊंगा, साल में एक बार जो क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं ना जी, तो कानन पेंडारी जैसे हमारे बिलासपुर जिला में है ना कानन जू वाला, तो वहाँ हम लोग लेकर के चले जाते हैं बच्चों को, तो वहाँ बच्चे देख करके सीख सकते हैं ना कि हाँ एक्चुअल में जो जानवर है वो इस प्रकार से है, ये खाता है सारा चीज़। उसके अलावा सर्वे एवं परियोजना द्वारा भी, सर्वे एवं परियोजना का मतलब जड़ के बारे में अगर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ डायरेक्टली बच्चों को जड़ को मैं दिखा करके उसका सर्वे करा रहा हूँ ना बच्चों को, और परियोजना द्वारा जो अलग अलग परियोजना करके भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। और उसके अलावा पुस्तकालय कैसे सही होगा ये भी बता दूँ। पुस्तकालय में बच्चों के लिए अलग अलग कहानियाँ का पुस्तक होता है, तो वो अलग अलग कहानियाँ कविताओं की पुस्तक को पढ़ करके भी ना बच्चे जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से पर्यावरण के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। अगर आप लोगों को ना थोड़ा सा फास्ट लग रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ वो ना, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ना, तो मैं आप लोगों को ना ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्लो में भी आराम से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को केवल समझना है। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? ऑप्शन ए पढ़ने से, ऑप्शन बी बोलने से, ऑप्शन सी सुनने से, या ऑप्शन डी बोलने एवं सुनने दोनों से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पढ़ने से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? डिसलेक्सिया का मतलब जो होता है ना वो डिसलेक्सिया होता है पढ़ने संबंधी जो अक्षमता होता है ना। मान करके चलो कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ सकता या अटक अटक के पढ़ रहा है या पढ़ने में उसको कठिनाई होता है ना, तो वो डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक कहलाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया का मतलब यही होता है कि पढ़ने संबंधी बच्चों में अक्षमता है, उसे हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ना अपने जो नोटबुक बना रहे हो ना शॉर्ट नोट्स उसमें नोट करके रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा ना एक चीज़ और आता है, क्या? डिसग्राफिया आता है। क्या? तो डिसग्राफिया जो आएगा ना वो बच्चों के ना लिखने संबंधी अक्षमता को दर्शाता है। क्या? डिसग्राफिया बच्चों के लिखने संबंधी अक्षमता को दर्शाता है, ये भी आप लोग नोट करके रखिए। उसके अलावा एक चीज़ और आता है डिसकैलकुलिया। क्या? तो डिसकैलकुलिया एक और आता है, इसका मतलब होता है गणितीय संबंधी अक्षमता। मतलब बच्चों को अगर गणित बनाने में या अंकों की समझ में गड़बड़ी हो रहा होगा ना, मतलब समझ नहीं पा रहा होगा ना, तो वो बच्चा गणितीय संबंधी अक्षमता उसको है, उसको क्या बोलेंगे? डिसकैलकुलिया बोलेंगे। इन तीनों को आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए नोट करके रखिए। और ये जो डिसलेक्सिया है ना वो पढ़ने संबंधी अक्षमता को दर्शाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, नोट करके भी रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर ऑप्शन ए बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में बाधक है, ऑप्शन बी बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आती है, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी, या ऑप्शन डी बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट होता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और ये जो प्रश्न है ना वो आप लोगों का केवल समझ के ऊपर ही आधारित है, किसी भी प्रकार से आप लोगों को थ्योरी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने समझ के आधार पर इसका आंसर इजीली देख सकते हो। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। मतलब जो एक शिक्षक है ना वो बच्चों को कोई एक टॉपिक दे दिया, मान करके चलो ना मैं पर्यावरण अगर पढ़ा रहा हूँ तो पर्यावरण में ना मैं बोल दिया कि एक तालाब में किस किस प्रकार के जीव जो है ना वो पाया जाता है, इसका विश्लेषण करो और बताओ बोल करके। तो वो जो टॉपिक है वो दे दिया, तो
बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ तालाब में ये जानवर पाया जाता है, ये चीज़ ये खाता है, ये चीज़ ये खाता है बोल करके। तो जब ये बच्चे ऐसे बात कर रहे हैं तो शिक्षण प्रक्रिया ही ना हो रहा है जी, बच्चे सीख ही रहे हैं ना एक दूसरे के साथ डिस्कस करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण प्रक्रिया हो रही थी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, वहां पर आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी क्रियाकलाप करने के लिए अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन ए, चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों के फोटोग्राफ इकट्ठा करने के लिए। या ऑप्शन डी, अपने साथ ड्राइंग बुक रखने के लिए ताकि चिड़ियाघर में दिखने वाले प्राणियों के चित्र बना सके। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, वहां पर आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं देंगे बोला है, नहीं देंगे। तो आप लोग ये बताओ, चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए बोलोगे क्या आप एक शिक्षक के रूप में? जब आप चिड़ियाघर लेकर के जाओगे बच्चों को तो नहीं ले जाओगे ना। और वहाँ पर तो चिड़ियाघर में जो वन्य प्राणियाँ जो रखा हुआ होता है ना, उसको तो किसी भी प्रकार के खिलाना पिलाना तो सख्त बैन होता है। तो ये बच्चों को थोड़ी ना कराओगे हैं। उसके अलावा बाकी तो बच्चों करेंगे ही ना। चिड़ियाघर में जो प्राणी होंगे उसकी भोजन की जानकारी लेंगे, मतलब जानवर क्या क्या खाता है ये समझाएंगे बच्चों को आप लोग। उसके अलावा चिड़ियाघर में जो प्राणी जो है ना वन्य प्राणी, उसकी फोटोग्राफी लेने के लिए बोलेंगे। उसके अलावा ड्राइंग बुक भी रखने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? ऑप्शन ए, गतिविधियों के माध्यम से। ऑप्शन बी, कक्षा में अध्यापन से। ऑप्शन सी, रेखा चित्र बनाकर। या ऑप्शन डी, बातचीत कर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, गतिविधियों के माध्यम से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? और हम लोग अभी कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? पर्यावरण का। और पर्यावरण में आप लोगों को क्या एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझाया था, आप लोगों को मैं जस्ट अभी समझाया था ना कि पर्यावरण ही एकमात्र ऐसा विषय है जो गतिविधियों के माध्यम से उसको पढ़ाया जाता है बच्चों को, ताकि उनके समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ सके। आप लोगों को पता होगा कि जितना परसेंटेज ना एक शिक्षक का ना इन्वॉल्वमेंट होता है उस पर्यावरण को पढ़ाने में ना, उतना ही 50% ना बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब दोनों की भागीदारी बराबर होता है, तब जाकर के पर्यावरण की अध्ययन अध्यापन कार्य बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, गतिविधियों के माध्यम से करेक्ट हो जाएगा। और पर्यावरण विषय गतिविधि के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को विशेष तौर पर याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना तथा बाद में शिक्षक को उसकी व्याख्यान करनी चाहिए। ऑप्शन बी, पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन सी, श्याम पट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। या ऑप्शन डी, मानव दांतों का प्रारूप दिखाना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजनों के उदाहरण देने चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, मतलब ये है कि कौन कौन से भोजन में ना किस किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है ना, तो इसका परिचय देने के लिए, मतलब कौन से भोजन में क्या विटामिन पाया जाता है, इसकी परिचय देने के लिए क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? तो उसको ना विभिन्न पोषण जो तत्व है ना
उससे भरपूर जो भोजन है ना उसका उदाहरण देने चाहिए। मतलब बादाम खाने से क्या आप लोगों को प्रोटीन मिलता है कि दिमाग तेज होता है। उसी प्रकार से अगर काजू वगैरह खाते हो तो क्या होता है, खाना वगैरह खाते हो तो क्या होता है, एप्पल वगैरह फल फ्रूट खाओगे तो आप लोगों को किस प्रकार से पोषण मिलेगा। इस प्रकार से ना आप भोजन के उनको उदाहरण देने चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से समझ पाए कि किसको खाने से कौन सा पौष्टिक भोजन, वसा, विटामिन वगैरह प्राप्त होता है। इसकी जानकारी एक शिक्षक के रूप में ना बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है। ऑप्शन ए सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन बी सहायक, ऑप्शन सी प्रेरक या ऑप्शन डी मार्गदर्शक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है सक्रिय भागीदार करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है बोला है ना। तो एक जो बच्चा है ना उसके सीखने की जो प्रक्रिया में ना आप जो एक शिक्षक का जो भागीदारी होता है ना वो सक्रिय रूप से होता है। जितना जितना अच्छे से एक बच्चे जो सीखता है ना उतना ही अच्छे से ना जो शिक्षक है ना उसको सिखाता है। मतलब दोनों का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, दोनों की जो भागीदारी होती है वो 50-50% मतलब बराबरी की होती है। तभी ना जी अपना 100% एफर्ट दे के एक शिक्षक जो होता है वो बच्चे को बहुत अच्छे से सिखाता है। केवल और केवल मार्गदर्शक नहीं होगा जी हाँ, जो शिक्षक है वो सक्रिय रूप से बच्चों की ना जो सीखने के तरीका होता है, जो प्रक्रिया होता है उसमें सक्रिय रूप से भागीदारी रहता है एक शिक्षक का, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से किस विधि से छात्र की जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए चित्र बनाकर, ऑप्शन बी तालिकाएं बनाकर, ऑप्शन सी प्रक्रियाओं का प्रवाह रेखा चित्र बनाकर या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्न में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो एक शिक्षक होने के नाते जब आप छात्रों को किसी प्रकार की जानकारी दोगे ना तो आप लोग चित्र बना करके देते हो ना जी। जब बच्चे समझ में नहीं आता तो बेटा पेड़ वगैरह ऐसे होता है, जानवर इस प्रकार से चित्र बनता है, शेर ऐसे होता है बोल करके चित्र बना बना करके दिखाते हैं ना। उसके अलावा तालिकाएँ बनाते हैं बच्चों को समझाने के लिए। उसके अलावा प्रक्रियाओं का जो ना प्रवाह का रेखा चित्र बनाते हैं। हम लोग बताते हैं ना जी कि देखो बेटा ऐसे 5 लिख दिया, ऐसे और 5 लिख दिया और इस प्रकार से इसको ऐसे घुमा करके किसी प्रकार का डॉग वगैरह का चित्र बना देते हैं। तो बच्चे जो होता है वो बहुत अच्छे से सीख पाता है ना, उनको जानकारी मिल पाता है ना कि हाँ ये संख्या के माध्यम से भी ना हम लोग ना जानवर का चित्र बना सकते हैं। मतलब चित्र के माध्यम से ना बच्चों को जानवरों के बारे में सिखाया जा सकता है और अन्य प्रकार की गतिविधियाँ भी कराई जा सकती है। कुल मिलाकर यह है कि बच्चों को ना सीखने के लिए ना प्रेरित करता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहता है। निम्न में से कौन सा तरीका संरक्षित के लिए उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए जूस तैयार करके उसे वायुरोधी डिब्बे में संरक्षित करना, ऑप्शन बी उरो प्लास्टिक के बैगों में रखना, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर में संचित करना या ऑप्शन डी अचार एवं आम पापड़ बनाना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अचार एवं आम पापड़ बनाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, राम आम पसंद करता है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करके रखना चाहता है। तो कौन सा तरीका संरक्षित रखने के लिए उपयुक्त होगा बोला है। आप लोग ये बताओ आम का सीजन कौन सा होता है। तो आम का सीजन जो होता है वो गर्मी टाइम होता है और जो राम है ना वो आम को ना संरक्षित करके मतलब वो ना जो जाड़ के लिए ना मतलब बरसात के समय के लिए रखना चाहता है जो राम है वो। तो क्या करके रखना पड़ेगा जी हाँ, अचार बना करके रखोगे तभी ना टिक पाएगा जो आम है वो। और उसका पापड़ बना कर रखोगे। आम पापड़ी आप लोगों ने देखा होगा ना कि मोटे एक आता है लेयर में बने हुए, कभी कभी बिकने हुए बिकते हुए आता है, आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो आम को ना या तो आप लोग अचार बना करके रख सकते हो या आम पापड़ी बना करके संरक्षित रूप से रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? पहला को पढ़िए। सबसे पहले आप लोगों को ना इसमें थ्योरी टाइप से दिया है, उसके बाद फिर आप लोगों का ऑप्शन दिया है, ठीक है। सबसे फर्स्ट को पढ़ो, डिब्बे का नंबर और बर्थ नंबर, और दूसरा यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, तीसरा यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग, चौथा टिकट का मूल्य, पांचवा ट्रेन नंबर और नाम। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4 और 5, ऑप्शन बी 1, 3 और 5, ऑप्शन सी 2 और 4, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और ये तो इजी है यार, अगर आप लोगों ने ट्रेन में कई बार गए होंगे तो ये तो आप लोगों के सेंस ऑफ ह्यूमर पर डिपेंड करता है कि क्या इसका आंसर होगा। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 35 को एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ो। शालू ने रेलगाड़ी की यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल की टिकट खरीदी। इस टिकट से कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? अनारक्षित टिकट बोला है जी, जो जनरल डिब्बे का जो टिकट होता है ना, वो अनारक्षित टिकट बोला है। और आप लोगों को एक बात बता दूँ ना मैं, सबसे पहला दूसरा को पढ़ो, यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले रेलवे स्टेशन का नाम करके। ये तो दिया ही होता है ना जी, जहाँ से आप लोग यात्रा आरंभ करोगे और जहाँ पर समाप्त करोगे उस रेलवे स्टेशन का नाम दिया रहता है। जनरल वाला जो टिकट मिलता है उसमें भी। तो ये 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा 4 कैसे करेक्ट होगा ये जान लो। टिकट का मूल्य, तो आप लोगों का जनरल जब टिकट कराओगे तो उसका तो मूल्य लिखा रहता है जी, हाँ 70 रुपये, 90 रुपये या 100 रुपये, जितना जो भी उसका MRP होता है उस हिसाब से। ट्रेन का नंबर और नाम तो नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। उसके अलावा यात्रा करने वाले का नाम, आयु, लिंग, तो ये तो होगा ही नहीं जी, हैं जनरल टिकट में होता ही नहीं है, अनारक्षित टिकट में। जबकि अगर बुकिंग कराओगे पैसेंजर में या स्लीपर में ना, तब आप लोगों का नाम दिया होता है, लेकिन अनारक्षित टिकट में नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन एक बार ना ऑप्शन नंबर ए का ये जो फर्स्ट वाला है ना, डिब्बे का नाम वाला, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होता करेक्ट ये बता दूं। जब आप लोग ना, जब जनरल वाला जो टिकट लोगे ना, तो उसमें लिखा होता है A1, B1, C1 या D1, D2, D3 ऐसे करके जनरल डिब्बे का जो नंबर रहता है ना वो लिखा है, लेकिन बर्थ नंबर ये लिखा नहीं होता, इस वजह से इसको भी नहीं लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ना प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, केवल 2 और 4 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती रहती है? नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? ऑप्शन ए, गर्दन हिलाने से ही पक्षी उड़ने में सक्षम हो पाते हैं। ऑप्शन बी, गर्दन हिलाने से पक्षी के मुंह का खाना जल्दी पेट में चला जाता है। ऑप्शन सी, गर्दन हिलाकर वह दूसरे पक्षियों से इशारा से बात करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों की आंख की पुतली घूमती नहीं है, ये करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 36 को पढ़ो। नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती है? नीलम का क्या उत्तर होगा बोला है ना। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, पक्षियों की जो आँख की पुतली होती है ना, हम लोगों के जैसे ही उसका आँख की पुतली हिलता नहीं है। मतलब हम लोग तिरछी नज़र से भी देख लेते हैं ना, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ऐसे करके। लेकिन पक्षियों का जो आँख की पुतली होता है ना, एक जगह स्थायी होता है, नहीं हिलता है। तभी जो पक्षी होता है ना, वो अपनी गर्दन को इधर उधर हिला करके ना वो देखता है, ठीक है। तो पक्षी इसी प्रकार से वो ना अपना गर्दन जो है ना उसको हिलाता है और इधर उधर को देखता है, इसी वजह से बार बार ना वो गर्दन को हिलाते रहता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, पक्षियों की जो आँख की पुतली है ना वो नहीं घूमता है इधर उधर, तिरछी नज़र हम लोगों के जैसा नहीं होता है, ठीक है, कि हम लोग ऐसे कौन आ रहे कौन नहीं आ रहे तिरछी नज़र से भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं होता उनका, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए, परिस्थितिकी प्रदान करना। ऑप्शन बी, रिकॉर्ड करना। ऑप्शन सी, लागू करना या क्रियान्वित करना। या ऑप्शन डी, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता? तो परियोजना कार्य के सोपान के जो अंतर्गत नहीं आता मतलब परियोजना कार्य में जो शामिल नहीं होता है ना वो निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देने का मतलब यह निगेटिव टाइप से प्रतिक्रियाएं देना ना, ये आप लोगों का परियोजना कार्य में नहीं आता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और मैंने आप लोगों को हमेशा बोला था कि अगर प्रश्न निगेटिव पूछा है तो आप लोगों को निगेटिव आंसर ही लेना है, और अगर पॉजिटिव पूछा गया है ना तो आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ अपने क्लास में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है, वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए विद्यालय की प्रसिद्धि के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, या ऑप्शन डी विभिन्न व्यवसाय के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है, वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है बोला है। मतलब विज्ञान प्रदर्शनी लगाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त उद्देश्य कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी ना हो जाएगा जी, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। मतलब बच्चों को ना सीखने के लिए ना सृजनात्मक मतलब पॉजिटिव माध्यम जो है ना वो उपलब्ध कराना एक विज्ञान प्रदर्शनी का उद्देश्य हो जाता है, ताकि बच्चे विज्ञान के जो विषय में ना बहुत कुछ जान सके। तो इसीलिए ना विज्ञान का प्रदर्शनी के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग ना ट्राई कीजिए मेरे आंसर देने से पहले ना खुद आंसर देने का। जब तक खुद से आंसर नहीं दोगे तब तक कैसे परखोगे जी अपने आप को क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, कितना आपका आंसर सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, कैसे परख पाओगे ऐसे में। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप ना खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रयोगशाला में प्रयोग करने से छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। ऑप्शन बी प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन की भावना का जन्म होता है। ऑप्शन सी प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। या ऑप्शन डी प्रयोगशाला में सामूहिक रूप से कार्य करने से छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है बोला है, नहीं बोला है, निगेटिव बोला है प्रश्न। तो प्रयोगशाला में ना प्रयोग करते समय किसका विकास नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी ना करेक्ट हो जाएगा। प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। जब मैंने आप लोगों को हमेशा बोला था कि अगर प्रश्न निगेटिव बोला है तो आंसर भी ना निगेटिव लोगे जी। हैं देखो प्रयोगशाला के अभाव में ये जो अभाव शब्द है वो भी निगेटिव है, और छात्रों को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रयोगशाला बिना प्रयोगशाला के कैसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा जी। तो ये पूरा की पूरा आंसर ही निगेटिव हो रहा है ना आप लोगों का, और क्योंकि प्रश्न निगेटिव है इसीलिए आंसर भी तो निगेटिव लोगे जी। हैं तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यान से पढ़िए। पक्षियों का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन ए, इनके कान ढके होते हैं तथा वे उड़ सकते हैं। ऑप्शन बी, पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। ऑप्शन सी, उनके नेत्र दो भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। या ऑप्शन डी, अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को अब भी जस्ट प्रश्न क्रमांक पिछला वाला में बताया था ना कि एक जो पक्षी है उसका जो आँख होता है, उसकी जो आँख का पुतली होता है वो स्थिर होता है, और स्थिर होने के कारण ना उसको ना हम लोगों की तरह वो ना आँख की नज़रों को ना तिरछा करके नहीं देख सकता। मतलब हम लोग नज़रों को तिरछा करके देख लेते हैं ना कि हम लोग का गर्दन फोकस रहेगा सामने पर, लेकिन फिर भी हम अपने बगल को देख सकते हैं ऐसे ही नज़रों को तिरछा करके। लेकिन पक्षियों में ना नेत्र को ना तिरछा नहीं कर सकता, मतलब अपनी आँख की जो पुतली है ना उसको तिरछा करके नहीं देख सकता ना, इसीलिए जो पक्षी है ना वो बार बार अपने गर्दन को हिला हिला करके इधर उधर देखते रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग नहीं पढ़े रहेंगे ना, नहीं समझे रहेंगे ना, तो ये क्वेश्चन को हम लोग गलत कर देते हैं अधिकांशतः। ठीक है, जबकि रहने को बहुत ही इजी है। चलिए प्रश्न क्रमांक 41 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, ध्यान न देना। ऑप्शन बी, सख्ती करना। ऑप्शन सी, पुरस्कार। या ऑप्शन डी, प्रशंसा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, प्रशंसा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक जो उपयुक्त होगा वो प्रशंसा ही ना होगा। जी हाँ, एक शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को बार बार पुरस्कार तो नहीं देख सकते जब वो कोई कार्य कर रहा है, लेकिन आप एक शिक्षक होने के नाते उस बच्चे को बार बार प्रशंसा कर सकते हो कि हाँ बच्चा, तुम ये जो कार्य कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, जो तुम्हारा आदत है बहुत अच्छा है, ऐसे ही अपना व्यवहार को बनाए रखना बोल करके जब प्रशंसा करोगे ना तो वो जो बालक है वो और मोटिवेट होगा और उसी प्रकार से जो अच्छा राह में चलेगा। वो मानेगा कि एक मेरा जो शिक्षक है ना वो मेरा तारीफ कर रहा है, मेरा प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि मैं अच्छा रास्ते में हूँ और ऐसे ही मैं काम करूँगा और एक दिन आगे चल करके ना हमारे समाज का और देश का नाम रोशन करूँगा, ये सोचेगा, मोटिवेट होगा एक शिक्षक की बात को सुन करके। तो प्रशंसा करना उसके व्यवहार के लिए ना, मतलब उसके व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के ना अंतिम प्रश्न को ना हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं, तो आप लोग भी ना ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर देने की आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा सबसे पहले। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है, साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्न के उत्तर का सही या गलत के रूप में अंकित नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑप्शन ए, सरिता ने आकलन के विषय निष्ठता को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया। ऑप्शन बी, सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते। ऑप्शन सी, सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाठ के लिए इससे मदद मिलती है। यह ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। व्यापम के द्वारा ना इस प्रश्न का आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं लिया गया है। ठीक है, कैसे लिया गया है? तो सबसे पहले ना प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़ो। जो एक सरिता है ना वो प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका है, मतलब एक टीचर है, और वो ना पर्यावरण पढ़ाते वक्त ना एक कक्षा में ना बच्चों को ना पढ़ाने के बाद ना बच्चों से कुछ प्रश्न पूछता है और साथ में वह यह भी कहता है कि ना पूछे गए प्रश्न के ना जो उत्तर है वो सही या गलत के रूप में अंकित नहीं किया जा सकता। आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछेगा और प्रश्न पूछेगा तो आप ये बोलोगे कि प्रश्न पूछने के बाद कि आप इसका आंसर सही या गलत में नहीं दे सकते बोल करके। तो इसी वजह से ये जो प्रश्न है ना उसको उपयुक्त में से कोई नहीं ले लिया गया है व्यापम के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 42 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और चलिए इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।